Welcome student in your easy and interested SST classes। आज हम हिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम उन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी इम्पोर्टेंट है, प्लस जो है इससे बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। आल्सो हम उन बातों को डिस्कस करेंगे किस तरीक़ा से नेशनलिज़म यूरोप में आया। जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो उससे कुछ टॉपिक्स में मिलता है। तो लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी नाउ। जो हम फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन है कि एक पेंटिंग जो क्रिएट किया गया था फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा, जिसका नाम है फ्रेडरिक शूरो, जो कि 1848 में इन्होंने 4 पेंटिंग की सीरीज़ को क्रिएट किया था, जो कि आप बुक में जो है देखेंगे। फर्स्ट पेज में ही इस पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इस पेंटिंग के अंतर्गत जो है उन्होंने उन सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि वर्ल्ड पूरा यूरोप जो है एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के रूप में कन्वर्टेड हुआ है। उस पिक्चर के अंतर्गत उन्होंने दिखाया था कि लोग जो है पूरे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या स्विट्ज़रलैंड, अदर्स जो है यूरोपियन कंट्री, उनके पीपल वन बाय वन जो है वो स्टैचू के सामने से गुजरते हुए क्रॉस कर रहे थे। और वो स्टैचू जो है जो कि अपने दोनों हाथों में एक लैंप, टॉर्च और प्लस जो है एक लेटर जो है लिए हुए, और उन सारे जो है पीपल्स को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली वो लैंप जो है लिबर्टी को डिनोट कर रहा है और लेटर के द्वारा उनके राइट्स को प्रोवाइडेड किया जा रहा है। इसीलिए उस स्टैचू को जो है लिबर्टी, फ्रीडम के रूप में इंडिकेट कराया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि वो जो पेंटिंग डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक है, उसको जो है क्रिएट किसने किया था? फ्रेडरिक शूरो ने। वो इस चीज़ को जो है डिनोट आल्सो किए है कि जो एरिस्टोक्रेसी सिस्टम को किस तरीक़ा से डिसॉल्व किया गया है और उससे डेमोक्रेसी कैसे स्टेबलाइज हुआ है। प्लस इसके थ्रू जो है उन्होंने शूरो ने यूटोपियन विज़न को जो है प्रेजेंट किया। यूटोपियन विज़न ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान लीजिए। यूटोपियन ये वर्ड्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूटोपियन विज़न का मतलब होता है कि एक ऐसा सोसाइटी जिसमें ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। जिस तरीक़ा से हम अपने देश में राम राज्य की बात कहते हैं, यानी भगवान श्री राम के समय जिस तरीक़ा से समाज था, जिस तरीक़ा से सोसाइटी दे आर ट्रीटेड इक्वली, तो उसी तरीक़ा से इन्होंने भी एक विज़न देखा था कि वर्ल्ड में जो है सभी इक्वल होंगे, सभी ट्रीटेड इक्वली होगा, सब के पास अपनी एक नेशनलिटीज़, यानी कि दे हैव नेशन आइडेंटिटीज़ एंड देयर फ्लैग, नेशनल कस्टम्स, ये सारी चीज़ होंगे। इस तरीक़ा से इन्होंने ये विज़न को उन्होंने देखा। प्लस अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी जब हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में पूरा काफ़ी चेंजेस देखने को आया था। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स और भी को याद करना है। दैट इज़ द वर्ड इज़ नेशन एंड स्टेट्स एंड मॉडर्न स्टेट्स। अगर हम नेशन और स्टेट्स की बात करते हैं तो ये वैसा इन्वायरमेंट था जिसमें जो है अलग अलग, जैसे आपके इसमें द एंड ऑफ द चेंजेस इमर्स ऑफ नेशन स्टेट्स प्लेस द मल्टीनेशनल डायनेस्टी इन यूरोप, यानी कि सीधी एक ही चीज़ याद रखिएगा। 19th सेंचुरी की अगर हम यूरोपियन कल्चर, ट्रेडिशनल और पूरे इन्वायरमेंट को देखें तो छोटे छोटे डायनेस्टी जो है अवेलेबल हो गए। उनकी खुद की एक आइडियोलॉजी था, फ्लैग था, उसकी नेशनलिटी थी, उसकी कल्चर था, ट्रेडिशनल था। इस तरीक़ा से पूरा यूरोप जो है नेशन और स्टेट में डिवाइडेड हो गए थे। लेकिन मॉडर्न स्टेट का मतलब ये है कि जहाँ पे सारा
ना जो है छोटे छोटे एरियाज़ जो है एक यूनाइट होकर एक बड़ा सा नेशन के रूप में फॉर्मेशन हुआ है। जैसे भारत प्रेजेंट टाइम में जो है कब बना, जब भारत के जितने भी प्रोविंस थे आज़ादी के होने के बाद जो है वो सारे यूनाइट हुए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। तो वही चीज़ जो है मॉडर्न स्टेट कहलाता है। आज हमारा जो मॉडर्न स्टेट पूरे भारत जो है डिफरेंट ऑफ स्टेट को जो है कॉम्बाइन करके बनाया, सेंट्रलाइज होकर बनाया, तो इसी को हम कहते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है 3 वर्ड्स को याद रखिएगा, दैट इज़ द यूटोपियंस, नेशन एंड स्टेट्स, एंड हु मेक द डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक पेंटिंग, फ्रेडरिक शूरो इसका आंसर है। नाउ तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें जो है आपने जो है प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा है ये है कि 1789 में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण वहाँ पे काफ़ी चेंजेस आया। यानी कि क्या क्या चेंजेस आई, दैट इज़ द वर्ड्स, तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। दैट इज़ द फादरलैंड, दैट इज़ द सिटीजन्स, ये वर्ड्स जो है आना शुरू हुआ। और इन सबको क्या मिला, इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये चीज़ प्रोवाइडेड होती गई। कब, जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद। इसके बाद जो है नेशनल असेंबली कहा जाने लगा किसको, जहाँ स्टेट जनरल इलेक्शन होते थे। इसमें जो है इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव की चूज़ होती थी, ये अधिकार मिला। मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट के मेंबर जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे, दे बिकम द रिप्रेजेंटेटिव्स। फिर इसके बाद जो है इंटरनल कस्टम ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया गया। फिर इसके बाद जो है वेट जो है यूनिफॉर्म कर दिया गया, मेज़रमेंट जो है एक यूनिफॉर्म मेज़रमेंट को स्टेबलाइज किया गया। इस तरीक़ा से चेंजेस हुआ। कब, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द फ्रांस। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया था। और एक चीज़ और कि स्टूडेंट अदर मेंबर ऑफ मिडिल क्लास सिटिंग इन द जोकोबिन्स क्लब्स, मतलब कि जोकोबिन्स क्लब्स के अंदर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स सब जो है अवेलेबल हुआ करते थे। तो ये जो नेशनलिज्म जो फीलिंग था वो धीरे धीरे स्प्रेड होता गया अदर्स यूरोपियन कंट्री में, और वहाँ पे भी नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुआ, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, बेल्जियम हो, या जो है हॉलैंड हो, या अदर्स हो। लेकिन जब आपने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ाई है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो मिलिट्री डायरेक्टर बनता है, तो वो धीरे धीरे पावर को अपने कंट्रोल में लाता है, और वहाँ पे जो है फिर से जो है फ्रांस को कन्वर्टेड करता है मोनार्की सिस्टम में। यानी कि जो फ्रांस जो है आज़ादी को गेन किया था, अपनी जो है सिस्टम में चेंजेस लाया था, जो इक्वल राइट्स की बात करता था, वो चेंजेस आया इस, और चेंज आने के कारण जो है फ्रांस जो है बिकम अगेन मोनार्की सिस्टम इन द पीरियड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 से लेकर 1815 तक रूल करता है, और जैसे ही वो 1804 में आते ही कुछ चेंजेस लाता है फ्रांस में, दैट इज़ जो है पीरियड में जो है कुछ लॉस जो इंपोर्ट करते हैं, उसी को नाम दिया जाता है सिविल कोड, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। और ये नेपोलियन कोड के अंतर्गत क्या क्या बातें थी उसको थोड़ा सा याद कर लेना है। डैट इज़ वर्ड कि प्रिविलेज जो था ऑन द बेसिस उसको ख़त्म कर दिया गया, जो है इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और जो है राइट टू प्रॉपर्टी, ये सारे अधिकार जो है लाया गया। किसके अंतर्गत, नेपोलियन बोनापार्ट जो है इन्होंने सिविल कोड क्रिएट किया था। फिर इसके बाद अगर कहते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट की अदर्स भी रिफॉर्म है, डैट इज़ नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है एबॉलिश किया फ्यूडल सिस्टम को, जो फीडेस प्रेजेंट एंड फ्रीडम एंड रियल ड्यूज़ को, ये उन्होंने इस सारी एक्टिविटी को उन्होंने डन किया। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। फिर उन्होंने जो है बिजनेस स्मॉल स्ट्रक्चर पे जो है गुड्स एंड सर्विस को जो है काफ़ी पहुंचाया, उसमें भी चेंजेस आए, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, कमर्शलाइजेशन को इम्प्रूवमेंट किया।
तो इस तरीक़ा से फ्रांस में जो है नेपोलियन बोनापार्ट के पीरियड में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता चला गया। और इस तरीक़ा से अगर हम बात करें तो अगर यूरोप के कुछ कंट्री जैसे मेनी ऑफ प्लेसेस सच एस हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रसल्स, इन सारी कंट्रियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है फ्रेंच आर्मी को जो है वेयर वेलकम इन हैम्बर्ग्स ऑफ लिबर्टीज़। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंजेस आया। तो यहाँ पे याद रखना है हमें क्या कि जब तक नेपोलियन बोनापार्ट नहीं थे तब तक जो है जैकोबिन्स क्लब्स या कह सकते हैं नेशनल असेंबली का काफ़ी रोल रहा, जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारी राइट्स प्रोवाइडेड किया किसको, जो है कॉमन पीपल्स को, वहाँ के जो है थर्ड स्टेट्स के मेंबर को। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट रूल करता है तो उसके द्वारा जो कुछ चेंजेस लाया, तो वो चीज़ को आपको याद करना है। बोर्ड के क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा जाता है आपके नेपोलियन कोड के बारे में, जिससे हम सिविल कोड कहते हैं, या जो है रिफॉर्म बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट जो है आपके जो है कुछ टॉपिक है मेकिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरीक़ा से नेशनलिज्म का जो है फॉर्मेशन किया गया। अगर हम बात करते हैं तो चाहे आप जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, स्विट्ज़रलैंड की बात करें, उन सारे में जो छोटे छोटे किंगडम के रूप में बटे थे, माने वहाँ पे जो है छोटे छोटे टेरिटरीज अवेलेबल थे। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे कोई भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी कॉमन कल्चर नज़र नहीं आता था। एक हम ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें तो वहाँ पे हैम्बर्ग्स एम्पायर ही रूल करते हुए नज़र आते हैं। कब? ये सब हम जो है टिल ऑफ 19th सेंचुरी तक की स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारे इन्वायरमेंट में जो है वहाँ को जो है बाउंडेड करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पे भी नेशनलिज्म को राइज अप करने की कोशिश की जा रही थी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस। यहाँ की आपके बहुत सारे जो है पीपल्स इसके लिए वर्क परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो नेशनलिज्म बनाने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत नज़र आ रहा था। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, तो एरिस्टोक्रेसी एक वर्ड है, दैट इज़ द एरिस्टोक्रेसी। इस वर्ड का मतलब होता है राजतंत्र, यानी कि जहाँ पे आपका एक सिस्टम, जहाँ पे किंग क्वीन जो है अपनी मर्ज़ी से रूल करते हैं, जहाँ पे उनका रूल्स एंड लॉ चलता है, एक पूरा जो है डायनेस्टी का जो है एडमायर बना रहता है, ये सिस्टम थे। और जब हम न्यू मिडिल क्लास की बात करते हैं तो न्यू मिडिल क्लास फैमिलीज़ वो उनको कहा गया जो कि आपके टाउन एरिया में इनका ग्रोथ अप हुआ। कॉमर्शियल क्लास पीपल कहा गया, जो कि लिटरेट पीपल थे, बिजनेस ग्रुप थे, इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप थे, प्रोफेशनल वर्क में लगे हुए थे, इन सब को हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ कहा गया। तो ये सारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं वो एरिस्टोक्रेसी सिस्टम के अगेंस्ट में खड़े थे, वो क्रॉस आउट करना चाहते थे, यानी कि वहाँ के सिस्टम को हटाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है। चाहे वो हम इंग्लैंड के में भले ही इंडस्ट्रियलाइजेशंस अगर आया है तो वो कब आया है? 1850 के बाद ही आया। तो 1850 के आ जाने के बाद जो है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ अप से क्या हुआ, इंडस्ट्रीजमैन को, बिजनेसमैन को, न्यू प्रोफेशन ग्रुप, स्कूल्स के टीचर्स, इन सब का ग्रोथ अप होता गया। और ये जो है जो वर्क कर रहे थे इसी को हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ कहते हैं। और ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही जो है उन सारे डायनेस्टी के अगेंस्ट में खड़े थे जो कि वर्क परफॉर्मेंस नहीं करे, जो इक्वलिटी जो सोसाइटी में लाने के फेवर में नहीं थे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे टॉपिक जो है, इसको थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ये जो है आप टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरल जो है उसका मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। दैट इज़ द लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड जो है लिबर से बना है, इसका मीनिंग क्या है? फ्री, यानी आज़ाद, यानी आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी? जो आपके उस समय के इन्वायरमेंट थे, जो कि एक
किसी की लिबर्टी को ख़त्म किया जा रहा था, उसके खिलाफ, जो कि नेशनलिज्म के विरुद्ध में जो है वो खड़े रहते थे, उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जाए। अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो है वो चाहते थे राइट टू वोट का, इसके बाद जो है प्रॉपर्टी ऑनिंग का, फिर उसके बाद जो है वो चाहते थे मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल द वुमेन्स आर एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल राइट्स, ये वो चाहते थे। प्लस जो है इसके अलावा जो है वो यहाँ तक चाहते थे कि स्टेट में जो है एबोलाइजेशन, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब कि एबोलाइज हो सके उन चीज़ों का जिसमें जो है एक कंट्री के अंतर्गत गुड एंड सर्विस सही ढंग से इंटरकनेक्शन ना हो पाए, यानी कि एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग का काम जो है एक जो है स्टेट के अंदर से दूसरे स्टेट के अंदर ना हो रहा है, उसको एबलाइज किया जा सके। तो इस सब की जो है लिए जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहे थे कौन, जो है लिबरल्स ग्रुप्स, जो मिडिल। तो ये लिबरल्स ग्रुप की बात अगर करते हैं तो जो हम इन द 1833 में हिंडनबर्ग और जो है निम्बर्ग की हम स्टडी करते हैं, इसमें 11 कस्टम बैरियर थे, हर एक 5% जो है इंक्रीजमेंट होता था। मतलब कि आप जब ट्रैवलिंग की जाती थी गुड्स का जो है वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें जो 11 टाइप्स के क्या होते थे कस्टम ड्यूटी लग जाता, और उस पर कितना 5%। अगर सपोज़ कीजिए 10% जो है वन स्टेट यानी कि यूपी में लगता था, अगर वहीं यूपी से बिहार आता था 5% उस पर और भी इंक्रीजमेंट लग जाता था। इस तरीक़ा से जो है रेट ऑफ द गुड्स जो है बढ़ जाता था। तो इन सारी चीज़ों को एबलाइज करने के लिए ही जो है नेशनलिज्म का राइज अप यूरोप में होता चला गया। तो दैट इज़ द वर्ड्स आर डिनोटेड इन द नेशनलिज्म इन द यूरोपियन कंट्रीज़। अगर हम बात करते हैं तो कंजर्वेटिव्स जो है 1850s, इनकी बात अगर कहते हैं, ये द न्यू कंजर्वेशंस ऑफ 1815, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये टॉपिक जो पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी हम इसके बारे में जान लें। ये है कि जब नेपोलियन डिफेटेड होता है 1815 में, तो वहाँ पे जो है चेंजेस आती है कंजर्वेटिज़म्स की। कंजर्वेटिज़म्स एक मत होता है कि पुराने ख़यालात वाले पीपल को कहते हैं, यानी कि वो कोई चेंजेस नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से एडमायर चलता आ रहा है उसी तरीक़ा से सर्कुलेट होता रहे, यानी कि दे आर द फॉलोअर ऑफ द किंग एंड क्वींस रूल्स, मोनार्की सिस्टम्स, एस्टोक्रेसी सिस्टम या जो है फ्यूडल सिस्टम, इसके फेवर में ये ज़्यादा रहा करते थे। ये किसी प्रकार का जो है मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए आप जो है 1815 में जितना जो देखा जाए वो ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जो है में जो है कंजर्वेटिव ग्रुप्स जो है राइज़ अप हुआ। क्यों राइज़ अप हुआ वो समझे। अगर राइज़ अप की अगर हम बात करते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1815 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ्रांस की इतिहास में चेंजेस आ रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट जो कि पूरे यूरोप का सबसे शक्तिशाली रूलर था, वो डिफीटेड हो रहा है, और वो उसको डिफीट करने के लिए जो है 4 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से हैं थोड़ा सा याद रखता है, ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये सब मिलके जो है फ्रांस पे अटैक करते हैं और नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करते हैं। वाटरलू जो है इस वॉर में जो है नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड होता है, और इसके डिफीटेड होने के बाद जो है फ्रांस से एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट, क्योंकि हमेशा ये इतिहास बताता है, हिस्ट्री हमेशा हमें बताता है, जो विनर्स होते हैं चाहे वो सही हो या गलत, जो भी वॉर में जो भी विनर है वो एक जो है ट्रीटी करता है, और यहाँ पे भी वही ट्रीटी हुआ, और उस ट्रीटी में अपनी मोनोपोली, अपनी जो है नीड्स को जो है ज़बरदस्ती बाय फोर्सली इम्पोज करता है। तो वही इस पे इम्पोज किया गया इन सारी कंट्रियों के द्वारा, ब्रिटेन, फ्रांस, पर्सिया, ऑस्ट्रिया के द्वारा। और ये जो है
जो वर्क हुआ इस ट्रीटी को, तो इसको जो है एक नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना, क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है और वियना में ये ट्रीटी हुआ था, इसीलिए इस ट्रीटी का नाम उस प्लेस पे से डिनोट किया गया। ये ट्रीटी ऑफ वियना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको रिमेंबर रखना है। जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड ना हो जाए तब तक आप इसको याद करना है। ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत जो है बहुत सारी बातों को प्रेजेंट किया गया जो कि आपको रिमेंबर करना है। दैट इज़ वन। तो अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत जो है बर्मन डायनेस्टी को जो है फिर से रीस्टेबलाइज किया गया फ्रांस में। फिर उसके बाद जो है जर्मन जो है कन्फर्ट इन 39 स्टेट में रह गया, उसको कभी टच नहीं किया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वहाँ पे एस्ट्रोक्रेसी डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसाइज एंड डिसेंट्स जो है एस्ट्रोक्रेसी डिड नॉट टॉलरेट एंड क्रिटिसिज्म्स, ये जो है एस्ट्रोक्रेसी के खिलाफ कुछ ना बोल सकते हैं, ना किस तरीक़ा से एक्टिविटी हो सकता है। ये तो हम फ्रांस में जो है फिर से चेंजेस आया, जो बर्मन डायनेस्टी जो था, जो लुई फिलिप्स 1617 सब रूल किया, तो लुई फिलिप्स को फिर से सत्ता में लाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। ट्रीटी ऑफ वियना, अगर जो है ट्रीटी ऑफ वियना के लिए आपको और कुछ जानना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे। इसके लिए आप कमेंट्स में प्लीज़ दिखिएगा आपकी नीड्स को। अगर हम बात करते हैं इसी पीरियड में जो है रेवोल्यूशंस जो है क्रिएटिविटी हो रहा था। रेवोल्यूशंस जो है अलग अलग तरीके से फ्रांस से जो है नेशनलिज्म जो राइज अप हुआ, तो जर्मनी इटली जैसे कंट्रियों में जो है काफ़ी क्रिएटिविटी होता गया। जैसे कि यहाँ पे जो है जिसिस मेज़नी जो इटली का है, उन्होंने जो है क्रिएटिविटी किया, जो इटली में यूनिफिकेशन करने के लिए वहाँ पे नेशनलिज्म को राइज अप करने में अपना रोल निभाया। इन्होंने जो है सेक्रेट सोसाइटी का जो है क्रिएटिविटी किया, यानी ये सोसाइटी का निर्माण किया। इसके द्वारा उन्होंने जो है वर्ड परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। प्लस अगर हम बात करते हैं तो इनकी ये क्रिएटिविटी के कारण जो है वहाँ के लोगों ने तो अगर हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज़ का, जो 1815 में जो है काफ़ी नेशनलिज्म का राइज अप शुरू हुआ था पूरे यूरोपियन कंट्री में। अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है जिसिस मेज़नी, जिनका जन्म जो है जियोना 1807 में हुआ। इन्होंने जो है सेक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया और इसके द्वारा जो है वहाँ पे जो है रेवोल्यूशन क्रिएट किया, लेकिन इनको जो है एग्जाइल कर दिया गया 1831 में, क्योंकि ये जो है वहाँ के डायनेस्टी के ख़िलाफ़, वहाँ के रूलर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन इन्होंने क्रिएटिविटी जो है काफ़ी अप्रिसिएट किया गया। बाद में जो है इटली का जो है यूनिफिकेशन में काफ़ी अलग अलग मेंबर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो मेज़नी जो है की बात करें, वो बिलीव दैट द गॉड जो है आप जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। गॉड हैड इंटरेस्ट नेशंस टू बी नेशन यूनाइट द मैनकाइंड, मतलब कि सीधा सीधी ये चीज़ याद रखना है कि नेशंस जो है उसका जो है क्रिएटिविटी जब कर सकने में जो है भगवान का भी एक रोल होता है। अगर हम बात करते हैं गॉड की, लेकिन फर्दर तो सेक्रेट सोसाइटी केवल जो है यहाँ ही तक नहीं रहा, बल्कि जर्मनी में भी स्टेबलाइज हुआ, फ्रांस में भी स्टेबलाइज, पोलैंड में भी स्टेबलाइज हुआ और पूरे इंटर ऑफ द कंट्री में फैलता चला गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मेज़नी जो है काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। अगर हम बात करते हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830s 1848, इसमें अगर हम बात करते हैं तो रेवोल्यूशन का जो पीरियड 1830 से लेकर 1848 का है, इसमें किस तरीक़ा से इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ है। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है किसके बारे में, ग्रीक की आज़ादी के बारे में।
इसमें जो है एक व्यक्ति जिसका नाम है मेटरिंच, इनका जो है कहना है कि जो फ्रांस में जो है छींकता है तो पूरे यूरोप जो है आपका जो है वो फ्लू आ जाता है। देखिए इस वर्ड्स को फिर से, व्हेन द फ्रांस नेच मेटरिंच वंस रिमार्क द रेस्ट द यूरोप कैच द कोल्ड, यानी कि अगर यूरोप में जो है कैच कब जो है फ्लू कब आएगा, जब कोल्ड कफ कब आएगा, जब फ्रांस नेशन, यानी कि इससे बताता है कि फ्रांस कितना पावरफुल था, यानी कि वहाँ पे कुछ भी इंसिडेंट होगा तो पूरे यूरोप में भी उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर नज़र आएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रीक जो है वहाँ उसकी इंडिपेंडेंस की बात, उसको भी एक वॉर करना पड़ा अपनी आज़ादी के लिए, किसके खिलाफ जो है, ओटोमन एम्पायर्स के खिलाफ, ओटोमन एम्पायर्स के खिलाफ। ओटोमन एम्पायर जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और में आता है, लेकिन वो एक मुस्लिम डायनेस्टी है, वो जो है ग्रीक पे अपनी कंट्रोल कर लिया और वो अपनी डायनेस्टी, अपनी रूल्स, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन को बाय फोर्सली इस पे इम्पोज किया। और जहाँ तक ग्रीक जो है ये 15th सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर का जो है एक पार्ट बन चुका था, लेकिन वहाँ के पीपल्स ने जो है रियलाइज़ किया कि हमें जो है अपनी आज़ादी को गेन करना चाहिए, तो वो उन्होंने जो है ग्रीक में जितने भी रहने वाले थे वो सारे सिंपैथीज़ फॉर द एशियंट ग्रीक कल्चर, उसके लिए सिंपैथी किया, यूनाइट किए, और उस सिंपैथी ने इतना उनको जो है इफ़ेक्टिव रूप से फोर्सेस किया, जिसके कारण जो है वो अपनी आज़ादी के लिए उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और दे फाइट अगेंस्ट द ओटोमन एम्पायर्स। नतीजा जो है इसके खिलाफ जो है ग्रीक जो है डिफीट कर देता है ओटोमन एम्पायर को, और एक ट्रीटी होता है जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ट्रीटी के नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल ट्रीटी, ये आपके बुक में भी मेंशन किया गया है। इस जो है ट्रीटी के द्वारा जो है अपनी आज़ादी को वो गेन करता है। आखिर जो है आज़ादी के लिए जो है क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये है रोमांटिक इमेजनरी के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो उसके लिए जो है अगर हम बात करते हैं तो रोमांटिज़म कल्चर्स का जो है डेवलपमेंट, जो है फोक डांस, फोक म्यूज़िक, पोएट्री, जो स्पिरिट्स, प्लस जो है इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल फीलिंग, म्यूज़िक, लैंग्वेज, ये सारा जो है आपका यूज़ होता है नेशनलिज़म के लिए। तो इसमें जो है नेशनलिज़म को लाना है, तो नेशनलिज़म को लाने के लिए जो है वर्ड परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, और किसी भी कंट्री का आज़ादी को अगर गेन करना है वहाँ पे जो है लोगों में फीलिंग को क्रिएट करना है, किसके प्रति, अपने नेशन के प्रति, तो उसके लिए एक ही वर्क ज़रूरी है, वो क्या है, वहाँ की कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियस को जो है यूनाइट करना, एक ड्रेस कोड को क्रिएट करना, डिफरेंट ऑफ द लिटरेचर के द्वारा जो है, पोएट्री के द्वारा जो है लोगों में इंस्पायरेशन की को लाना। जैसे भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है नॉवेल्स लिखे, न्यूज़पेपर पब्लिश किया, इस तरीके का एक्टिविटी यहाँ पे भी होता चला गया। तो इसी में जो है अगर हम बात करते हैं तो पोलैंड की भी आज़ादी की बात होगी, पोलैंड भी जो है आज़ादी की बात होगी। पोलैंड जो है एक कंट्री है जो कि रसिया के अंतर्गत था, ये जो है ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत जो है पोलैंड को जो है रशिया को दे दिया गया, और इस तरीक़ा से पोलैंड पे किस पे जो है कंट्रोल हो गया था, जो है रशिया का, और रशिया इस पार्ट को किसी तरीक़ा से लेफ़्ट करना नहीं चाहता था। इसीलिए जो है पोलैंड के व्यक्ति को जो है वहाँ पे उसकी पोलिश लैंग्वेज, उसके जो है कल्चर, रिलीजियस लिटरेचर को एक्सेप्ट नहीं किया, बाय फोर्सली रशियन लैंग्वेज, रिलीजियस कल्चर को इम्पोज किया गया। इसीलिए पोलिश ने पीपल ने जो है अपनी पोलिश लैंग्वेज को वेपन के रूप में यूटिलाइज़ किया, और अपने कल्चर, ट्रेडिशनल, रिलीजियस को जो है एग्रेसिव के रूप से वर्क परफॉर्मेंस किया। फिर अगर हम बात करते हैं तो रशिया जो है इस एक्टिविटी को देख के जो है वहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को भेजा, सोल्जर को भेजा, जो बिशॉप्स, जो फादर ऑफ द चर्च
जो थे वो जो है पोलैंड की आज़ादी के लिए वर्क परफॉर्म करे, तो उनको भी अरेस्ट करके जेल में रखना शुरू कर दिया। बट लास्टली यही देखने को मिला कि रशिया कितना भी कोशिश किया लेकिन लोगों को जो है डिनाई नहीं कर पाया। नतीजा उसने पोलैंड को आज़ादी देने को राज़ी हो गया, लेकिन इच्छा से नहीं, बाय फोर्सली। कब? जब पोलैंड में नेशनलिज्म की राइज अप होता है। और वो नेशनलिज्म कब राइज अप हुआ? जब वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज, उसका रिलीजियस कल्चर, ट्रेडिशनल का जो है यूनिफिकेशन हुआ, यूनिफॉर्म हुआ, उसकी जो है नेशन के प्रति जो है जो फीलिंग थी, उसकी क्रिएटिविटी हुई, तब ये डेवलपमेंट ने जो है ये चेंजेस लाया था। नेक्स्ट जो है टॉपिक्स जो कि है हंगर एंड हार्डशिप, जो कि इस बार यानी कि 2020 के में जो है क्वेश्चन आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स डज नॉट राइट प्रॉपरली दिस टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन में थे, 5 मार्क्स के आए थे। एक्चुअली लिखना था कुछ, लिखा जा रहा था कुछ, तो इसीलिए आप इस पे फोकस करें। अगर हंगर एंड हार्डशिप की बात करते हैं तो ये जो पीरियड है 1930s, ये फ्रांस से रिलेटेड है। इसमें जो है चेंजेस आया किस तरीक़ा से फ्रांस में, वो चीज़ को थोड़ा सा जानें। जो कि 19th सेंचुरी के हाफ यानी 1850s में देखा जाए तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था। उस इंक्रीजेंस के कारण जो है जॉब एम्प्लॉयमेंट उतनी क्रेज़ नहीं बढ़ पा रही थी। लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे थे। ये तो नॉर्मल सी बात होती है, जब भी हमारा जो है एक जगह से जो है हमें क्रिएटिविटी नहीं मिल पाती, हमें वो जो है नीड्स फुलफिल, तो हम दूसरे एरिया की तरफ मूव करते हैं। लेकिन पॉपुलेशन जो है, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द रूरल एरिया टू सिटीज़ की तरह जब बढ़ता जा रहा था, तो लोगों को वहाँ पे भी जॉब नहीं मिल पा रहा। नतीजा वो गरीबी, पॉवर्टी में रहना शुरू किया। नतीजा स्लम्स एरियाज़ का निर्माण होता, ओवर क्राउडेड होने के कारण जो है स्लम्स एरिया का क्रिएटिविटी होता चला गया। और ये भी बताया गया कि इस सब चेंजेस के कारण जो है काफ़ी इफ़ेक्ट जो है रूरल एरिया में पड़ता चला गया। रीज़न ये है कि जो रूरल एरिया में जो वीवर्स थे, जो बुनकर, जो कि कपड़े बुनते हैं, वो वीवर्स, उनकी बात करें तो वीवर्स जो थे वो उनका काम था कि कपड़े का वहाँ जो है वर्क करना, और उसके लिए जो है एक सुपरवाइज़र अपॉइंट हुआ। सुपरवाइज़र जो है पूरा का पूरा जितना भी रूरल एरिया थी वहाँ पे जैसे कॉटन को इकट्ठा करते थे, कॉटन क्लॉथ को, और वो मार्केट में बेचा करते थे। लेकिन वो सुपरवाइज़र जो है बस छोटा सा अमाउंट देता था और वीवर से कॉटन लेकर मैक्सिमम जो है प्रॉफिट पे बेच कर कमाते थे। इस तरीक़ा से जो वीवर्स थे उनकी स्थिति भी ख़राब चल रही थी। ये कहानी है जो है एक छोटा सा एरिया, वहाँ पे जो है वीवर्स इन द सिलियसा, इसकी बात हो रही थी। ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे जो है एक रिवॉल्ट होता है। किसके खिलाफ? हूँ सप्लाई द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश टेक्सटाइल। यहाँ पे कहा जो है डेट है 4 जून और टाइमिंग है आपका दोपहर का, यानी कि नून जो है 2 बजे का, 2 PM। ये जो है 1845 में सारे के सारे वीवर्स जो है यूनाइट होते हैं और जो है वो सुपरवाइज़र के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा देते हैं। नतीजा जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम किसी तरीक़ा से वर्क परफॉर्मेंस नहीं देते, और उनके घरों पे अटैक करते हैं, उनके एरियाओं पे अटैक करते हैं और उनके जो है सामानों को तोड़ते हैं, उनके घर को जो है बर्बाद कर देते हैं। इस तरीक़ा के यहाँ पे इन्वायरमेंट होते हैं और नतीजा ये जो है 24 घंटे के बाद जो है आर्मी का जो है रिक्वेस्टेशंस किया जाता है। मतलब कि आर्मी को जो है वो जो सुपरवाइज़र जो भेजता है के ख़िलाफ़ जो है वीवर्स वर्क कर रहे थे, तो उसके ख़िलाफ़ आर्मी को जो है 24 घंटे के बाद भेजा
जाता है। तो हम देखेंगे तो हंगर एंड हार्डशिप में क्या है कि एक रिवॉल्ट हुआ। क्यों? क्योंकि लोग भूखे थे, उनको जो है काम अगर भी मिल रहा था तो उनको वो सही वेजेस नहीं मिल पा रहे थे, सो दैट दे आर गो अगेंस्ट। तो ये टॉपिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही कम स्टूडेंट ही लिख पाए। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका रेवोल्यूशन 1848 का। इसमें जो है जितने भी एजुकेटेड पीपल ये जिसको हम मिडिल क्लास फैमिलीज में जो है लाते हैं, इनकी बात कहा जा रहा है। तो ये सारा जो है व्यक्ति डिमांड करने शुरू कर दे कि राइट्स मिलेगा। एजुकेशन जो एजुकेटेड पीपल है तो वो तो नेचुरल है, वो डिमांड करते ही हैं। हर तरीके के राइट्स को उन्होंने मांगना शुरू किया। तो यहाँ पे जो है मैन एंड वुमेन एंड लिबरल मिडिल क्लास जो है डिमांडेड करना शुरू किए थे कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स, जो है नेशनल यूनिफिकेशन की बात कहना शुरू कर दिया था। फिर जो है अगर हम बात करें डिमांड किया ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेशनल जर्मन नेशन में। फिर इसके बाद जो है इसी में जो विलियम जो है फोर्थ जो है पर्शिया का रिजेक्टेड एंड ज्वाइन द मोनार्च, ये इन्वायरमेंट हुआ। तो अगर हम पूरा देखें तो जो डिमांड किया जा रहा था वो डिमांड को जो है फुलफ़िल करने की कोशिश नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो सारे रिजेक्ट हो रहा थे। क्योंकि मोनार्की सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी सिस्टम या फ्यूडल सिस्टम में जो है हर एक सेक्शन को इक्वल राइट देना ज़रूरी वो नहीं समझते थे। वो ये जो एजुकेटेड पीपल थे वो अपोज किसको, एरिस्टोक्रेसी सिस्टम को। मिलिट्री बिकम द स्ट्रॉन्गर, द बेस ऑफ द पार्लियामेंट्री इन जो है इरोडेड, ये होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो मिडिल क्लास फैमिली था वो इम्पोज कर रहे थे किस चीज़ को, डैट इज़ द एरिस्टोक्रेसी सिस्टम। और जो है सोशल बेस पे जो है पार्लियामेंट्री को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, यानी कौन सा सिस्टम लाया जाए, पार्लियामेंट्री सिस्टम लाए, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हो, इक्वल राइट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, इन चीज़ों का क्रिएटिविटी होता गया। और ये डिमांड किया जा रहा था। नेचुरल है, जो एजुकेटेड पीपल होंगे वो चेंज चाहते ही होंगे। हर तरीके के बेनिफिट्स जो है सोसाइटी नेशन के फेवर के लिए वो वर्क परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज़ द इश्यूज़ ऑफ द राइट ऑफ द वुमेंस की बात करें तो वो वुमेंस को राइट देने की फेवर में नहीं थे, क्योंकि कुछ थॉट अलग था। उनका कहना था कि फीमेल्स जो है वो जो है शुरुआत में जो है यानी कि जन्म से लेकर शादी जब तक नहीं होती वो अंडर किसके रहते, फादर के अंडर में रहते। आफ्टर द मैरिज वो किसके अंडर में आते, पेरेंट्स के अंदर में, हस्बैंड के अंदर में रहते। तो यानी कि वो जो है एज अ किसी न किसी जो है मेल के अंडर में ही रहते हैं। तो उनको जो है राइट देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारा राइट्स मेल को मिले। ये चीज़ यहाँ पे जो है बताया गया था। फर्दर जो भी हो, लेकिन जो है लिबरलिज़म जो है लिबरल्स पीपल थे, एजुकेटेड पीपल जो थे वो जो है फाइट अप कर रहे थे फ्यूडल सिस्टम को, एरिस्टोक्रेसी सिस्टम को, मिलिट्री रूल्स को। मतलब वहाँ पे चाह रहे थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वर्क परफॉर्मेंस की। जो कि अब हमें पढ़ना है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली, बल्कान्स। ये जो 3 टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस माना जाता है और बाल्कान रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, इसी ईयर्स में पूछा गया। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट बहुत ही रेयर्स लिख पाए। तो हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जो है जर्मनी की। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की अगर बात करते हैं तो 1848 में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग जो क्रिएटिविटी हुई वहाँ पे ऑब्ज़र्व हुआ कि इटली और जर्मनी, इटली में जिस तरीक़ा से राइज अप हुआ नेशनलिज्म की फीलिंग, उसी तरीके जर्मनी में भी यूनिफिकेशन की बात किया जा सके। और जो सेक्रेट सोसाइटी था वो जो है जर्मनी में भी वर्क परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो वाइड स्प्रेड होता गया मिडिल क्लास जर्मन पीपल्स में।
फिर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जर्मनी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है लिबरल्स जो है वो इंटेंसिव्स होते गए किसके प्रति, नेशन बिल्डिंग के प्रति, और रिप्रेसेस बाय द कम्युनिस्ट फोर्स जो है किसको, मोनार्ची मिलिट्री, इनको जो है हटाने की कोशिश की जा रही थी और लाया क्या जा रहा था जो है वहाँ पे जो है नेशन बिल्डिंग के लिए, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, राइट्स की बात हो। इसीलिए जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए जो है लीडरशिप उठाता है कौन, कंट्री पर्सिया। पर्सिया जो है वो रोल परफॉर्मेंस देता है और जो है यहाँ पे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रेंच, इन सब से जो है युद्ध करता है। 7 ईयर्स तक युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है एक व्यक्ति जो है काफ़ी रोल निभाता है और वो कौन है, बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क जो है जिसको आयरन मैन ऑफ जो जर्मनी के नाम से जानते हैं, इसने जो है 7 ईयर्स इन सारे कंट्री को डिफेटेड किया और डिफेटेड करके जो जर्मनी छोटे छोटे टुकड़ों में थे, टेरिटरीज में बटे हुए थे, उन सबको यूनाइट किया और यूनाइट करके एक जो है बड़ा फॉर्म जर्मनी का क्रिएट किया गया। और इसके बाद जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है और इसके बाद वहाँ पे करेंसी, बैंकिंग, जुडिशल सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग किया जाता है और भी इम्प्रूव किया जाता है। ये सारा चीज़ कब होता है, आफ्टर द जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इसमें कौन सबसे ज़्यादा रोल निभाया है, वो रोल निभाया है आपका बिस्मार्क ने। ठीक उसी तरीक़ा से हम जब इटली का यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो जिस मिजनी को जो है फादर कहा जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी के कारण जो है यूनिफिकेशन का वर्क परफॉर्मेंस हुआ। उन्होंने ही सेक्रेट सोसाइटी का जो है क्रिएटिविटी किया। तो जो हम इटली की बात करें तो इटली का जो अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखा जाए तो इटली जो 7 स्टेट में डिवाइडेड था। हर एक स्टेट पे अलग अलग रीजन का कंट्रोल था। इटली जो है वो 7 स्टेट में डिवाइड हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें तो इटली का में जो है हिडनबर्ग जो है एम्पायर भी अवेलेबल था। और उसके बाद अगर कहा जाए तो सेंटर पे जो है पोप का अधिकार था, पर्सिया का अधिकार था, जो है ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मतलब कि उस पे जो है डिफरेंट जो है एरिया पे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स का कंट्रोल बना हुआ था। तो इसके खिलाफ वर्क परफॉर्मेंस था। इसीलिए जिससे मिजनी ने जो है सेक्रेट सोसाइटी के लिए के थ्रू वर्क परफॉर्मेंस देना शुरू किया। लेकिन जब ये एग्जाइल हो जाते हैं तब इसका जो है नेतृत्व, इसका जो है आगे का वर्क जो है परफॉर्मेंस दिया जाता है किसके द्वारा, जो है सिडनिया पिडमोंट के अंतर्गत जो रूलर किंग जो है विक्टर एमिलियन सेकेंड, इन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने अपनी चीफ जो है ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर जो है कैबूर को अपॉइंट करता है। कैबूर जिसने जो है काफ़ी अपना रोल निभाता है। उसने जो है सिडनिया पिडमोंट्स जो है क्या से जो है अपना जॉइंट अदर्स पार्ट को भी करता है। कैबूर के बारे में कहा जाए तो उसको जो है इटालियन लैंग्वेज आता नहीं था, लेकिन वो काफ़ी क्लेवर था। अपने थिकनेस, अपनी जो है क्लेवरनेस के द्वारा जो है एक वॉर करता है, प्लस जो है ट्रीटी करता है और जो है साउथ पार्ट ऑफ द जो है इटली का जो है यूनाइट करता है। इसके बाद जो है गैरीबॉडी का जो है काफ़ी रोल रहता है। गैरीबॉडी जो है लास्ट जो है ट्रीटी इटली का जो है यूनिफाइड करने में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। दैट इज़ द लास्ट पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू यूनिफाइड द इटली। इटली का यूनिफिकेशन हो जाने के बाद अगर कहा जाता है तो वर्क परफॉर्मेंस आती है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन भी जो है काफ़ी स्कॉलर्स वाला कंट्री था, लेकिन यहाँ पे भी जो है बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कब ग्रेट ब्रिटेन में था, 1707 में एक एक्ट होता है, यूनियन एक्ट। इस यूनियन एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटेन जो है यूके के रूप में कन्वर्टेड होता है। वो आयरलैंड जो है वेल्स
प्लस जो है लंदन, इन सब को जो है इकट्ठा करके एक ग्रेट ब्रिटेन के रूप में आता है। और उसने अपना कल्चर, ट्रेडिशनल, रिलीजियस कस्टम को जो है इम्पोज अदर्स कंट्री पे करना शुरू करता है, और ये करके जो है उस पे प्रभुत्व लाता है, अपने अंडर में लाता है। फर्दर अगर और बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है जो है नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, जिसके अंतर्गत जो है बल्कान रीजन की बात आती है। बल्कान रीजन जो एक जोग्राफिकल एरिया में काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कॉजेज़ था, क्योंकि बल्कान जो है ओटोमन अम्पायर के अंतर्गत एक जो है एरिया था, जो स्लेव्स जो है कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहते थे, वो अपनी आज़ादी को गेन करना चाहते थे, और इस पे जो है दो ग्रुप, अलायंस और जो है सेंट्रल पावर का जो है अपना निगाहें थी। वो चाहते थे कि ये मेरे अंदर में आए, और इसीलिए दे फाइट फॉर इट्स। और ये जो बल्कान रीजन है वो रिच अमाउंट में रिसोर्स के लिए माना जाता था, मिनरल्स था, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए माना जाता था, इसीलिए ये इस पर जो है वर्क परफॉर्मेंस दिया। इसीलिए जो है दिस रीजन्स बिकम द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अगर हम बात करते हैं तो बल्कान रीजन्स वन, दूसरा जो है यूनिफिकेशन ऑफ द इटली, तीसरा जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हंगर एंड हार्डशिप्स, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, नेपोलियन कोड, व्हाट आर चेंज ड्यूरिंग द नेपोलियन पीरियड्स, ट्रीटी ऑफ वियना। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड से रिलेटेड, तो इस पे काफ़ी फोकस आपको देना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, यू में आस्क, आप कमेंट में जो है बॉक्स में आप लिखिए, उस रिलेटेड और भी आपको डीपली मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, प्लस जो है इससे डीपली जो है एलेबरेट करके जितना हो सकता है मैं आपके फेवर में जो है आपके फेवर में। मेरा मकसद केवल है कि स्टूडेंट्स जो है वो गेट मोर एंड मोर नॉलेज, फॉर दैट वे आई मेक दिस वीडियोज़। तो आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, यू मे आस्क थ्रू द कमेंट्स बॉक्स। और आपसे यही है कि इस वीडियो को आप जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वह आपको नॉलेज मिले। बोर्ड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आएगा उस पे भी मैं जो है क्वेश्चन जो है कुछ वीडियोस बनाऊंगा, और आपको क्या गलतियां ना करना पड़े जिससे बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, ये भी के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो सो यू ऑल ऑफ यू फोकस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द योर गोल्स। For watching this video, thank you very much। एंड आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, आपके जो है मैसेजिंग का मुझे वेट रहता है। थैंक यू।